डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर पहला। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल, किसका कोई हल नहीं या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो सबसे पहले हम जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं इसमें से चेक करेंगे कि किस किस का अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन, किसका कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल, मैनी सॉल्यूशंस हैं। और यदि अद्वितीय हल की स्थिति है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो मतलब अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगा जब इसको हम चेक करेंगे, और जिस क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल आएगा उसको हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि अद्वितीय हल है या नहीं है, जिसके लिए हम ये जो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकालेंगे। तो a1 है हमारे पास यहाँ पे x का कोफिशेंट यहाँ पे कुछ नहीं है, गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम 1। और दूसरे इक्वेशन का जो x का गुणांक है वो है आपका a2, तो a2 यहाँ पर है हमारे पास 3। इसी प्रकार यहाँ पे b1 है y समीकरण नंबर 1 में y का गुणांक और b2 समीकरण नंबर 2 में y का गुणांक। तो यहाँ से b1 आ गया हमारे पास -3 और b2 -9। इसी प्रकार c1 है हमारे पास -3 और c2 है -2। यहाँ पे देखो ये सोल्व कर सकते हैं इसको हम। 3 1 जा 3, माइनस के साथ माइनस काट दो पहले। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं a1 अपॉन a2 ये हमारे पास 1/3 और b1 अपॉन b2 भी वो भी सोल्व करके आ रहा है 1/3। तो मतलब ये दोनों बराबर हो गए, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2। और हम चेक करेंगे कि कहीं c1 अपॉन c2 भी बराबर ही तो नहीं है। तो ये देखिए c1 अपॉन c2 है 3/2, तो ये बराबर नहीं है, तो हम इसको काट देंगे। ये बन गया हमारे पास c1 अपॉन c2। तो जैसा कि ये चार्ट मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर है नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है तो उसका आता है आपका अद्वितीय हल, मीन्स एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरी कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस केस में आता था अपरिमित रूप से अनेक हल, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और एक तीसरी कंडीशन आपकी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसमें आता था कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो यही सिचुएशन यहाँ पर अराइज हो रही है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ लिखेंगे हम कोई हल नहीं, मीन्स नो सॉल्यूशन। तो इसके आगे हम इसको हल नहीं करेंगे, क्योंकि प्रश्न में लिखा था कि यदि अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन है तभी उसको हमने हल करना है। इसी प्रश्नावली का पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट लेते हैं अब। जैसे ये हमारे पास 2x जमा y बराबर है 5, 3x जमा y बराबर है 8। तो सबसे पहले तो हम इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जनरल फॉर्म में। वो क्या है कि ये जो सब के सब जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी जो है वो इक्वल टू के लेफ़्ट साइड को होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो 5 और 8 है इसको लेफ़्ट साइड में ले आएंगे। -5 इज इक्वल टू 0। और उसके बाद जैसे यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फिर से इसमें भी हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। उसके लिए हम फिर से वो कंडीशन लगाएंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में लगाई, a1 अपॉन a2। a1 है हमारे पास यहाँ 2
और A2 है 3, B1 अपॉन B2। B1 है हमारे पास यहाँ पे y का कोफिशिएंट, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, और B2 का y का कोफिशिएंट यहाँ पे है 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि A1 अपॉन A2 2/3, B1 अपॉन B2 1/2 है। मतलब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया हमारे पास अद्वितीय हल। क्या आ गया? अद्वितीय हल। ठीक है, अब अद्वितीय हल है तो हम इन इक्वेशन को अब हल करेंगे, बज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार दोबारा लिख लेते हैं इन समीकरण को। तो समीकरण था हमारे पास 2x जमा y बराबर है 5, नहीं जो स्टैंडर्ड फॉर्म है 2x जमा y माइनस 5 बराबर है 0, 2x जमा y माइनस 5 बराबर है 0। और नेक्स्ट समीकरण था हमारे पास 3x जमा 2y माइनस 8, 3x जमा 2y माइनस 8 बराबर है 0। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर x इक्वल टू, फिर लिखेंगे y इक्वल टू, फिर लिख देंगे यहाँ पे 1 अपॉन। अब जब हमने x के नीचे लिखनी है संख्याएं, तो क्या करना है आपने, इस x वाली संख्या को, x वाले जो है x वाले को आप ढक दो। जैसे x वाला हमने मान लीजिए ढक दीजिए, यहाँ पे ढक दिया, तो हमारे पास जो बच गया वो क्या बच गया, y के कोफिशिएंट लिखना है। y का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट आ गया 1। उसके बाद नीचे जो y है दूसरा, उसका कोफिशिएंट आ गया 2, और बाकी जो कॉन्स्टेंट्स बच गए इस तरफ -5 और -5 -8। ठीक है, उसके बाद आसानी के लिए नेक्स्ट जो y के नीचे जो संख्याएं लिखनी है, सबसे पहले तो आप ये लिख दो -5 और -8, इसको डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे -5 -8। ठीक, अब y के नीचे जब हमने संख्याएं लिखनी है तो y वाली टर्म्स को यहाँ पे ढक दो। क्या बच गया, एक तो बच गया 2/3, एक बच गया -5 और -8। तो -5 और -8 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम लिखेंगे यहाँ पे 2 और 3, 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद जब 1 के नीचे लिखना है, फिर से यहाँ पे जो 2 और 3 पे ख़त्म हुआ है, आप 2 और 3 दोबारा से यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब 1 के नीचे जो लिखना है, आप अगली जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको ढक दीजिए, और जो बाकी बच गए, तो इसमें देखो बचा हुआ है 2 3, और यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है और 2 है यहाँ y का कोफिशिएंट, तो ये बचे हैं 2 3 तो ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे हम 1 और 2। समझ आ गया? ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप निशान नहीं लगाना है, बस थोड़ी देर के लिए निशान लगा के देख लीजिए, बार बार आप निशान ना लगाएं। x अपॉन मल्टीप्लाई करना है, देखो 1 से करेंगे 8 को तो आएगा -8, माइनस का निशान है ना, 8 एकम 8 -1। और जब हमने नीचे से ऊपर को करना है, नीचे से यहाँ से करेंगे ऊपर को, जब नीचे से ऊपर को करना है तो एक माइनस का निशान लगाना है यहाँ पर। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे माइनस का 5 भी है तो 5 2 जा 10, मतलब -10। ये निशान एक अपनी मर्जी से लगाना है आप ना, जब नीचे से ऊपर को गुणा करेंगे तो। वैसे इसी प्रकार y अपॉन यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 से इधर करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा -5 है ना, 5 3 जा 15, माइनस का निशान है इसलिए आ गया -15। ठीक है, अब जब नीचे से ऊपर को करेंगे तो एक निशान अपनी मर्जी से आएगा। उसके बाद नीचे से ऊपर को करेंगे तो यहाँ पे 8 2 जा 16, 8 दूने 16, और माइनस का निशान है तो बन गया -16। ठीक है, उसके बाद 1 अपॉन, यहाँ भी ऐसे ही 2 से 2 2 जा 4, एक निशान माइनस का, फिर 3 1 जा 3। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर जैसे सॉल्व करते हैं, x अपॉन -8 माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू y अपॉन -15 माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 -3 1। तो ये आगे देखो x अपॉन 10 में से 8 गया 2, बड़ी संख्या का निशान प्लस तो प्लस रहेगा। यहाँ भी देखेंगे 16 में से 15 गया 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1।
ठीक है। अब हम बारी बारी से जब x निकालना है तो x निकालना तो x/2 बारी बारी से पहले इसको इसके बराबर करेंगे 1/1, कोमा जब y निकालना है तो y/1 = इसको इसके बराबर करेंगे कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। इसके बाद यहाँ से x = 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इसके 1 के नीचे 1 है तो ज़रूरत नहीं है। 2 की यहाँ करें 2 1 जा 2 हो गया ये, और y = 1 की यहाँ करेंगे 1 1 जा 1। तो ये रहा हमारे पास x और y की वैल्यू। तो ये थी समीकरणों को हल करने की वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। थैंक यू।